उनके बॉडी पार्ट्स वहाँ पर मिले, ये मसला तो था, लेकिन उससे ज़्यादा जो अजीब बात ये थी कि उनकी बॉडी के साथ कुछ और भी रिमेनिंग्स मिली उन्हें, और वो जो रिमेनिंग्स थी वो मिक्स हुई पड़ी थी, और ये कुछ फासले के ऊपर लगातार चलता जा रहा था कि कुछ रिमेनिंग यहाँ पर पड़े हैं, कुछ आगे, कुछ और उससे आगे। आज का मिस्टीरियस केस हम डिस्कस करने वाले हैं 2 नीदरलैंड की लड़कियों का, जो कि पनामा में घूमने आई थी और अचानक ही वो गायब हो गई, और आज तक इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो ये बात है मार्च 2014 की। क्रिस और लिज़ेन ये दोनों डच कॉलेज स्टूडेंट्स थीं, और इन्होंने 6 महीने का एक ट्रिप जो है वो रेडी किया था। इसी ट्रिप के दौरान इन्होंने पनामा भी एक अपनी डेस्टिनेशन सिलेक्ट की थी अपने वेकेशन के लिए। और ये सिर्फ़ एक वेकेशन नहीं था, इन्होंने इसे बाकायदा तौर पे प्लान किया हुआ था बहुत केयरफुली कि हम किस-किस मुल्क में, किस-किस शहर में घूमेंगे। और इनका जो मेन पार्ट था वो था टूरिज़्म, इन्हें दुनिया घूमनी थी, एडवेंचर करना था ताकि एक अच्छी मेमोरीज़ बना सकेंगे अपनी लाइफ़ के लिए। इन्होंने ये सोचा था कि हम बीचेज़ को एक्सप्लोर करेंगे, मुख्तलिफ सिटीज़ देखेंगे, टाउन्स देखेंगे, और जंगलों के अंदर जाएँगे, लोकल कम्युनिटी के साथ वॉलंटियर वर्क करेंगे, और लोकल लोगों की मदद करेंगे, और उनके साथ बातें करेंगे, और उनके इलाके के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों जो फ्रेंड्स थीं, ये आपस में बहुत क्लोज़ थीं। इन्होंने 6 महीने लगाकर एक कैफ़े के ऊपर वर्क किया था। पैसे जोड़े थे और हर एक चीज़ को प्लान किया हुआ था, और ये दोनों स्मार्ट थीं, ये रिस्पॉन्सिबल थीं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थीं इस ट्रिप को लेकर, क्योंकि ये इनका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। तो इन्होंने जो डिसाइड किया था, ये जैसे ही वेकेशन के ऊपर निकली हैं, पहले 2 हफ़्ते इनके वेकेशन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त गए। हर चीज़ पूरी तरह परफ़ेक्टली तरीके से चल रही थी इनकी। इन्होंने ट्रैवल किया मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ टाउन्स के अंदर, मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर, ये मुख्तलिफ़ लोगों से मिले इन्होंने, पिक्चर्स क्लिक की एक-दूसरे के साथ, और वॉलंटियर वर्क भी किया उन इलाकों के अंदर कि अपने वहाँ के लोकल लोगों को ये उनकी मदद कर रही थी। और इस तरह से टाइम इनका बहुत अच्छी तरह से गुज़र रहा था, और जैसे ही ये एक टाउन के अंदर पहुँची जिसका नाम बुकेट था, वहाँ पर भी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जा रही थी। हर चीज़ ठीक चल रही थी। इन्होंने वहाँ पर एक हॉस्टल के अंदर रहने का सोचा। वहाँ पर और भी लोग वहाँ पर आते थे। वहाँ पर और भी ट्रैवलर्स आते रहते थे, वहाँ की जो लोकल एरिया था उसे एक्सप्लोर करने के लिए, और उसी हॉस्टल के अंदर ठहरते थे, और बहुत सारे ट्रैवलर वहाँ पर थे। इन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और वो काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे। लेकिन यकम अप्रैल को चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। यकम अप्रैल को क्रिस और लिज़ेन ने डिसाइड किया कि वो हाइक करेंगे। उनके जिस एरिया में वो थीं वहाँ पर वोल्केन बारू नाम का एक वोल्केनो है, जो कि बहुत बड़ा है, और इसका जो जाने का जो रास्ता था वो जंगल से होकर जाता था, और वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम वहाँ पर उस जो है वोल्केनो वाले पहाड़ के ऊपर जाएँगे हम। तो ज़्यादा जो हाइकर्स हैं वो जब भी इस रास्ते के ऊपर सफ़र करते हैं, वो अपने साथ एक गाइड लाज़मी रखते हैं। क्योंकि ये बहुत ही लंबा और थका देने वाला सफ़र है, और जंगल के अंदर ये रास्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाते हैं। तो हमेशा वहाँ पर लोग एक गाइड ज़रूर रखते थे। लेकिन इन दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने बलबूते के ऊपर जाएँगे, हमें किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, और वो इस सफ़र को बहुत ही मामूली ले रही थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने सर के ऊपर ही जाएँगे। उन्होंने अपनी हर चीज़ जो है, जो बेसिक सप्लाइज़ थी, अपने फ़ोन, अपना डिजिटल कैमरा, और जो भी अपने थोड़े बहुत कपड़े वग़ैरह इन्होंने अपने साथ रखे, और ये चल पड़ी। जाते हुए इन्होंने हॉस्टल के जो ओनर थे, उन्हें उनसे इजाज़त ली कि हम आपका डॉग अगर साथ अपने ले जाएँ। तो ये उन्हें काफ़ी हद तक गाइड कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम लोग ले जाओ इसे। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि तुम लोग जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि ये जंगल और पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सूरज बहुत जल्दी ग़ुरूब होता है, और जंगल के अंदर वैसे ही अंधेरा बहुत जल्दी से तेज़ी से फैलने लग जाता है जैसे ही सूरज ग़ुरूब होना स्टार्ट होता है। और इन्होंने ऐसे ही किया। इन्होंने कहा कि हम जल्दी वापस आ जाएँगे, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये लोग चल पड़ी। और ये रास्ते में जा रही थी, इन्होंने काफ़ी अपनी तस्वीरें क्लिक की, ये एडवेंचर करती जा रही हैं, एक-दूसरे की तस्वीरें क्लिक कर रही हैं, और इनकी तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पर अपनी जर्नी के दौरान। धीरे-धीरे शाम हो गई, हॉस्टल के जो ओनर थे वो परेशान हो गए कि अभी तक ये लड़कियाँ आई क्यों नहीं? क्या पता ये खो गई हों, लेकिन खोने वाला जो मसला था वो इतना ज़्यादा इन्हें नहीं था। उसका रीज़न ये था कि इन उनका डॉग जो है उनके साथ गया हुआ था।
तो अगर वो भूल भी गई हैं तो क्योंकि जो कुत्ता है उसकी सेंसेस इतनी तेज़ होती हैं कि वो रास्ता जो है वो ढूँढ लेगा वापस आने का। तो इस वज़ह से बस वो कंसर्न थे लेकिन अभी तक वो परेशान नहीं हुए थे। और जैसी रात हुई है उनका कुत्ता वापस आ गया लेकिन लड़कियों का नामो-निशान। और भाई साहब यहाँ से हो जाती है टेंशन शुरू। अब हॉस्टल वाले कह रहे हैं कि अगर कुत्ता यहाँ पर आ गया है, उन लड़कियों को छोड़कर तो इसका मतलब है कोई ना कोई पंगा तो ज़रूर हो गया। क्योंकि लड़कियाँ जो है कुत्ते के बगैर वापस नहीं आ सकती, क्योंकि ना तो उनके पास कोई गाइड है और ना उन्हें रास्ते की कोई इतनी जान-पहचान है। तो पहले तो लोगों ने सोचा कि जो हॉस्टल वाले थे, परेशानी तो लगी उन्होंने लोकली तौर पे आस-पास का जो इलाका था वहाँ पर तो सर्च की कि शायद ये लोग भटक कर यहाँ कहीं मौजूद होंगी। अ, क्योंकि कुत्ता वापस आ गया था तो शायद कुत्ता जल्दी से भागकर वापस आ गया और वो पीछे रह गई। तो उन्होंने अपने इर्द-गिर्द तो ढूँढा कि शायद अगर ये यहाँ पर हुई तो हम इन्हें रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने किसी भी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म नहीं किया था। उन्होंने 1 रात का वेट किया लेकिन ये रात काफ़ी टेंशन के अंदर गुज़री स्पेशली जो हॉस्टल के मालिकान थे। जैसे ही अगली सुबह हुई है और लड़कियों का कोई नामो-निशान नहीं मिला। कहीं न कहीं उन्हें ये भी थी कि हो सकता है कि वो लोग लेट हो गई हों और वहाँ पर किसी कैंपिंग कोई बंदा कैंपिंग कर रहा होगा तो उसके साथ ये लोग रुक गईं। लेकिन अगले दिन भी जब वो नहीं पहुँची और कोई साइन नहीं मिला और वहाँ पर जो भी रेंजर थे और जो वहाँ पर हाइक करने गए थे, जब वो वापस आए और उनसे उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें कोई 2 लड़कियाँ मिली हैं? तो उन्होंने भी लाइल्मी का इज़हार किया कि नहीं भाई हमें तो कोई भी नहीं मिला हमारे रास्ते के अंदर। और उसी वक़्त हॉस्टल के जो मालकान हैं उन्होंने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर एक सर्च करनी है 2 लड़कियों के लिए, जो कि अभी तक वापस नहीं आई। लेकिन उनके साथ-साथ ये था कि जो उनके पास मोबाइल वगैरह थे ये रात के बाद से इनका राब्ता भी ख़त्म हो चुका था। ये लोग ना अपनी फैमिलीज़ को अपडेट दे रहे थे और जो वहाँ पर हॉस्टल के अंदर उन्होंने कोई दोस्त वगैरह बनाए थे, उनके साथ भी इनका कोई राब्ता नहीं हो रहा था। हालाँकि वो लोग डेली बेसिस के ऊपर लगातार अपडेट्स देती रह रही थी कि आज हम ये कर रही हैं, आज हम फलाँ जगह जा रही हैं, ठीक है। तो इनका कम्युनिकेशन जो लेवल था वो कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था डेली बेसिस के ऊपर। जैसे ही वो साइलेंस हुआ है, ठीक है। वो अगले दिन ही 2 अप्रैल को सर्च टीम आ गई, उन्होंने पूरी तरह जंगल के अंदर वो इन्हें इनकी सर्च स्टार्ट कर दी। हेलीकॉप्टर आ गया, वहाँ पर लोकल एरियाज़ में जो लोग थे वो ट्रायल के लिए आ गए। इन दोनों के जो पेरेंट्स थे, वो इवन के वहाँ पर आ गए पैनामा के अंदर और उन्होंने $30,000 का इनाम भी रख दिया। और $30,000 जो हैं वो पैनामा जैसे इलाके के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। लोग वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और वहाँ पर ये लोग बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं इवन $30,000 के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट थी जो उनके पेरेंट्स ने एज़ अ रिवॉर्ड दी थी कि अगर आप लोग हमारी बेटियों का पता लगा देते हैं। क्योंकि अभी तक इन्हें ये लग रहा था हो सकता है कि ये एक किडनैपिंग का केस हो कि इन्हें कोई पैसे वग़ैरह चाहिए तो इन्होंने एक ये रिवॉर्ड भी रख दिया था कि हमें हमारी बेटियाँ मिल जाएँ तो $30,000 ले लो। लेकिन दिन बदल गए हफ्तों में और कुछ भी नहीं मिला। कोई इनका नामो-निशान नहीं मिला, कोई कपड़े नहीं मिले, ना इनकी कोई बॉडीज़ मिली। ऐसे लग रहा था जैसे जंगल इन्हें पूरी की पूरी तरह निगल चुका है। और इसी तरह 3 महीने गुज़र गए और इनका कोई पता नहीं चला। 3 महीने के बाद जून के अंदर फाइनली एक ब्रेक मिला। एक लोकल औरत जो है वो उस जंगल के अंदर जा रही थी और उसने देखा कि एक ब्लू कलर का बैकपैक उसे दरिया के किनारे मिला है। तो वो तकरीबन 5 मील 5 मील दूर था जहाँ से लड़कियाँ गायब हुई हैं। यानी कि जिस रास्ते के ऊपर वो जा रही थी और जिस रास्ते जहाँ पर वो बैग मिला है उस औरत को, उसके दरमियान फ़ासला 5 मील का था और ये बहुत ही बड़ा फ़ासला था। क्यों और जो कि 1 दिन में वो लड़कियाँ पूरा नहीं कर सकती थीं। ख़ैर उस बैकपैक के अंदर दोनों लड़कियों के फ़ोन थे, लिज़ेन का कैमरा था और कुछ कपड़े थे, सनग्लासेस थे और कैश भी पड़ा हुआ था। यानी कि बैग को देखने से लग रहा था कि इसमें से कुछ भी मिसिंग तो नहीं है। बैग जो है वो पूरी तरह से साफ-सुथरा था और वैसे ही लोडेड था जैसे इन्होंने नीटली चलने से पहले इन्होंने पैक किया था। और अगर किसी ने इन्हें अगवा किया होता तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इनसे छेड़-छाड़ तो ज़रूर करता। बैग को देखने से लग रहा था कि किसी ने बड़े अच्छे तरीके से इसे ऑर्गेनाइज़ किया और वहाँ पर दरिया के किनारे रख दिया। तो यहाँ पर 2 रीज़न्स थे जो कि बहुत अजीब सामने आ रहे थे। अगर लड़कियाँ जंगल में गुम हो गई हैं महीनों के लिए,
तो बैग जो था उसे एटलीस्ट गंदा तो होना चाहिए था। कहीं से फटा होता, कहीं पानी के अंदर भीगा होता, इस तरह का कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा ये था कि जो जिस औरत को ये मिला है और जिसने बोला है कि मुझे ये क्या नाम है यहाँ पर पड़ा मिला है, तो वहाँ पर सर्च ऑलरेडी हो चुकी थी और उस वक़्त किसी को कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर ये बैग मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब है ये बाद में किसी ने उस ख़ास जगह के ऊपर रखा है ताकि ये आम पब्लिक को मिल जाए। तो इन फ़ौरन ही इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बैग को पकड़ा और उन्होंने फ़ोन जो है उसके अंदर वो देखने लग गए। और जैसे ही इन्होंने फ़ोन ओपन किया है तो जिस कशमकश के अंदर ये सब लोग मुब्तला थे ये मज़ीद बढ़ गई। इसने जवाब देने की बजाय मज़ीद सवालात को जन्म दे दिया। यकम अप्रैल को थोड़े ही घंटों के बाद जब इन्होंने अपनी हाइक स्टार्ट किया, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स इमरजेंसी नंबर है उसके ऊपर कॉल करना स्टार्ट कर दी दोनों फ़ोन्स के साथ। लेकिन कोई भी कॉल जो है वो वहाँ पर पहुँच नहीं सकी इमरजेंसी इदारों के अंदर क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं थे। और अगले कुछ दिनों में लड़कियों ने क्या नाम है मज़ीद ट्राई करती रहीं, ठीक है? और इसी तरह करते-करते लिज़ेन का फ़ोन तो हो गया डाइड। इट वाज़ कम यानी कि बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। क्रिस का जो फ़ोन था वो लगातार कॉल्स कर रहा था लेकिन कुछ अजीब हो गया। 6 अप्रैल को किसी ने ट्राई किया कि वो क्रिस का फ़ोन जो है वो उसे अनलॉक कर ले किसी तरह वो जो रॉन्ग पिन कोड था वो लगातार मार रहा था उसने एटलीस्ट ट्राई की कि किसी तरह मैं फ़ोन को अनलॉक कर लूँ लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए थे रॉन्ग पिन के। तो जिससे एक चीज़ साबित होती है कि जो भी बंदा उस वक़्त फ़ोन को ओपन करने की कोशिश कर रहा था वो क्रिस तो नहीं थी क्योंकि क्रिस को तो फ़ोन का पासवर्ड पता था। और मल्टीपल अटेम्प्ट्स की वजह से फ़ोन पूरी तरह से लॉक हो चुका था। तो 7 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक 77 टाइम्स अटेम्प्ट की गई है इमरजेंसी नंबर के ऊपर कि लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से इनका राब्ता नहीं हो पाया। और 11 अप्रैल वो दिन था जब क्रिस का फ़ोन की भी बैटरी ख़त्म हो गई और उसके बाद कुछ भी सामने नहीं आया। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना रुख किया कैमरे की तरफ। तो जैसे ही उन्होंने कैमरा चेक करना स्टार्ट किया, वहाँ पर उन्हें पहले तो बहुत नॉर्मल फ़ोटोज़ मिली क्रिस की और लिज़ेन की, ये लोग स्माइल कर रही हैं, हाइकिंग कर रही हैं। ये लोग अपने ट्रेल्स के ऊपर जब जा रहे हैं, तो वहाँ पर एन्जॉय कर रही हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े इन सब तस्वीरों से और इन्होंने शुरुआत की 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के दरमियान, तो कुछ तस्वीरें फ़ौरन ही डिसअपीयर हो गईं। वो कैमरे के अंदर जब उन्होंने देखा, तो वो तस्वीरें डिलीट हुई पड़ी थी। तकरीबन 90 तस्वीरें ली गई थी रात 12 बजे से 3 बजे के दरमियान और वो तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा अजीब थीं। वो कहीं पर घने जंगल के शॉट्स हैं, कहीं पर वो कुछ चट्टानों के, पत्थरों के शॉट्स हैं, कहीं पर वो कुछ कपड़ों के शॉट्स लिए हुए हैं और कहीं पर इन्होंने खुद जो इनके जो सामान था उसकी तस्वीरें ली हुई हैं और कहीं पर इन्होंने वो जो कैंडी के रैपर्स हैं उनकी तस्वीरें ली हुई हैं। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। हालाँकि अगर इनकी पुरानी तस्वीरें देखी जाएँ उनके मुकाबले में ये बिल्कुल ही अजीब था। एक तस्वीर जो थी वो ऐसा लग रहा था वो क्रिस के सर की है, जो कि पूरी तरह खून से भरा हुआ है। उसके सर के ऊपर से वो तस्वीर ली गई थी और वो खून से भरा हुआ था। और एक फ़ोटो जिसका नंबर 509 था वो मिसिंग थी, वो डिलीट की गई थी। लेकिन वो नॉर्मली डिलीट नहीं हुई थी, क्योंकि वो ऐसे डिलीट हुई थी अगर आप कैमरे के अंदर कोई भी पिक ले लेते हैं तो उसे अगर आपने डिलीट कर दिया तो कंप्यूटर के साथ अटैच करके आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो परमानेंटली डिलीट की गई थी। इसका मतलब है किसी न किसी के पास कंप्यूटर था जिसके साथ उन्होंने कैमरे को अटैच किया, वहाँ से परमानेंटली उस तस्वीर को डिलीट किया गया है। तो यहाँ पर सवाल है, 2 सवाल आ जाते हैं फिर से। कि आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसे डिलीट किया गया? और दूसरा सवाल कि इसका मतलब है कि वहाँ पर कंप्यूटर की एक्सेस थी उस इंसान के पास जिसने कंप्यूटर के साथ अटैच करके उस तस्वीर को डिलीट किया। और बैकपैक मिलने के बाद 2 महीने गुज़र गए और 2 महीने बैकपैक मिलने के बाद जो सर्च थी, वहाँ पर मज़ीद कुछ भी नहीं मिला। 2 महीने बाद सेम उसी जगह के ऊपर, उसी दरिया के किनारे कुछ और मिला रिसर्चर्स को। वो था पेयर ऑफ
शॉर्ट्स और शूज़ मिले थे और उसके बाद उन्हें मिले हड्डियों के कुछ बाकियात। तो डीएनए की टेस्टिंग के बाद ये कंफर्म हुआ कि ये जो कुछ हड्डियों के पीसेज़ हैं वो लिज़ैन के हैं और कुछ क्रिस के हैं। लेकिन जो हड्डियाँ थी इन्होंने मज़ीद सवाल पैदा कर दिए। अब हड्डियाँ जो हैं वो अ, उन्हें केमिकल से धोया गया था और दूसरा सवाल ये था कि जो हड्डियाँ थी वो स्कैटर्ड थी, यानी कि वो फैली हुई थी, वो इंटैक्ट नहीं थी। जिस तरह हमारा पूरा ढांचा एक पूरी तरह इंटैक्ट है, ये पूरी एक शेप के अंदर है, हड्डियाँ वैसे बिल्कुल नहीं मिली थी। ये पूरी तरह से फैली हुई थी और इसमें अजीब एक और तीसरी चीज़ अजीब थी कि इसमें कुछ जानवरों की भी हड्डियाँ मिक्स हुई पड़ी थी। तो ये जो चीज़ थी इसने क्या नाम है मज़ीद सवालात को जन्म दे दिया और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। क्योंकि उन हड्डियों के ऊपर कोई भी स्क्रैचेज़ नहीं थे। तो फ़र्ज़ करो अगर हड्डियाँ हमें मिली हैं जो कि पूरी तरह स्कैटर्ड हैं, हम एक थ्योरी ये लगा सकते हैं कि शायद वो जो हड्डियाँ थीं, वो किसी जानवर के हत्थे चढ़ गईं और उसने इन्हें चीर-फाड़ दिया। लेकिन उनकी हड्डियों के ऊपर जानवरों के वो नोचने के या चबाने के कोई भी आसार नहीं थे जब इसके ऊपर फोरेंसिक्स ने काम किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वो एक बहुत प्रॉपर तरीके से कटी हुई थी। तो उसके ऊपर कोई भी निशान वग़ैरह जब इन्हें नहीं मिले तो अब डिफरेंट तरह की थ्योरीज़ जो हैं वो जन्म लेने लग गईं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्रिस और लियान के साथ, ठीक है? तो सबसे पहली थ्योरी ये थी, शायद वो लोग जब उस रास्ते से जा रही थी और उनका कुत्ता जो है वो क्या नाम है गुम गया किसी वजह से और वो अपना रास्ता ढूँढते-ढूँढते क्या नाम है वो मर गईं भूख-प्यास की वजह से खाना नहीं मिला उन्हें, ठीक है? और जंगल के अंदर सर्वाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस वजह से शायद वो मर गईं। लेकिन मसला ये था कि फिर इनकी जो हड्डियाँ हैं वो इस तरह स्कैटर्ड क्यों हुई, फैली क्यों हुई थी? और नंबर 2 उनका बैकपैक जो मिला है वो इतना साफ-सुथरा और नीट एंड क्लीन और पूरी तरह ऑर्गनाइज़ क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप टेंशन के अंदर हैं, आप बैकपैक से कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, तो आप उस वक़्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसे हर चीज़ को बड़े सलीके से तरतीब से रखें, उस वक़्त जल्दी के अंदर जो है ना आप कुछ भी कर रहे होते हैं। तो पहली थ्योरी ये थी, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया। दूसरी थ्योरी थी कि शायद कोई एक्सीडेंट हो गया उनके साथ। हो सकता है कि उनमें से कोई एक जो है वो कहीं पर गिर गई हो किसी खाई वगैरह के अंदर और जो दूसरी लड़की है उसने क्या नाम है हेल्प के लिए ट्राई किया हो। और अगर ये सच है, तो फिर वो जो फ़ोन बार-बार अनलॉक कौन कर रहा था? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई एक गिर भी गई है, ठीक है, कहीं नीचे खाई वगैरह में तो अगर उसके पास मोबाइल थे तो वो उसे अनलॉक करने में क्यों इतना टाइम लग रहा है? क्योंकि पासवर्ड तो ज़ाहिर-सी बात है उसे पता था। और अगर फ़र्ज़ करो कि जो वो लड़की जो कि बचाने के लिए कॉल कर रही थी, ठीक है? वो कॉल कर रही थी तो ज़ाहिर-सी बात है उसे भी पासवर्ड पता होगा। तो ये थ्योरी भी क्या नाम है एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। तो तीसरी थ्योरी थी फाउल प्ले। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इनके ऊपर अटैक किया गया है और इनका मर्डर हो चुका है। क्योंकि बैकपैक पूरी तरह से क्लीन है, तस्वीरें डिलीट हो चुकी हैं और जो फ़ोन की एक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रेंज है कि अचानक से फैमिली से सबके साथ राब्ता करते-करते अचानक ही पुफ़ ये लोग गायब हो गए। और इमरजेंसी नंबर के ऊपर मल्टीपल टाइम्स 77 टाइम्स इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। और लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से कॉल जो है आगे तक नहीं पहुँच सकी। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा इम्कान है कि इसमें कोई और बंदा भी मुलव्विस है। लेकिन वो कौन है इसका किसी को नहीं पता। और अगर ये थ्योरी बिल्कुल ठीक भी है, तो उसने बैकपैक जो है वो वापस वहाँ पर छोड़ा ही क्यों? उसने ये क्यों क्या नाम है वो सुराग दिया? वो क्या चाहता था वो? क्या वो यानी कि वो मज़े ले रहा था वो अपने सारी रिसर्चर्स की टीम को क्यों उसने यानी कि गुमराह किया? ये एक सवाल पैदा होता है। तो और उसके अंदर जो एविडेंस था, वो उसने क्यों वापस दिया? उसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? वो अजीब तस्वीरें क्या वो खुद दिखाना चाहता था? ख़ैर इसका सच जो है वो अभी तक किसी को नहीं पता, केस अभी तक ओपन है या नहीं इसके बारे में तो ख़ैर मुझे अभी मज़ीद डिटेल का नहीं पता लेकिन ये बहुत अरसे तक ओपन रहा है। शायद अभी भी हो। लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने केस ओपन रखा है तो उसके लिए पैसे भी चार्ज होते हैं। और किसी को नहीं पता कि क्रिस क्रैमर्स और लीज़ैन फ़ोन के साथ क्या हुआ। तो तुम लोग क्या कहते हो? तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है कि क्या हुआ होगा उस उनके साथ उस जंगल में?
क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रेंज इलाका है। हम अपने मुल्क के बारे में तो काफ़ी बातें करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, लेकिन असल में हम सेफ तो कहीं पर भी नहीं हैं। और जिस तरह से उनकी हड्डियाँ मिली हैं, रिमेनिंग मिली हैं, वो एक और सवाल पैदा करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा खतरा इंसानों से ही है। जानवरों से तो है सो है, लेकिन यहाँ पर किसी जानवर ने कोई अटैक नहीं किया था। इनकी जो हड्डियों की से जो फोरेंसिक मिली है, फोरेंसिक की रिपोर्ट जो मिली है, उसके अंदर कोई भी ऐसा निशान नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी क्या नाम है, ये जो सवालात हैं वो डायरेक्ट जो है इंडिकेशन वहाँ पर ही लेकर जा रहे हैं, लेकिन तुम अपना जवाब दो अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी डिटेल्स वगैरह का पता है। और मेरा नाम है रईस और ये मेरा चैनल है ज़मान टेल्स। यहाँ पर मैं लॉन्ग वर्जन की जो है इस तरह की स्ट्रेंज केसेस और स्ट्रेंज मिस्ट्रीज़ और जो है वो डिस्कस करता हूँ। और मुझे इस तरह की कहानियों का शौक है, तो अगर तुम्हें भी इस चीज़ का शौक है तो तुम लोग अभी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि मैं फिर मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट करूँ।